चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखिए बेटा कि यहाँ पर एक बोर्ड जिसका मास 100 kg वो वाटर के सरफेस पर स्टेशनरी है, ठीक है, और बोर्ड की लेंथ है 4 मीटर। अब क्वेश्चन इसमें बना है कि एक मेन ए जिसका मास 40 kg और दूसरा मेन बी जो जिसका मास 60 kg बोर्ड के दोनों एंड्स पर पहले बैठे हुए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ए और बी यदि अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ले, मतलब ए बी के प्लेस पर आ जाए और बी ए के प्लेस पर आ जाए, तो बोर्ड का डिस्प्लेसमेंट निकालना विद रिस्पेक्ट टू वाटर। देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब बोर्ड का जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा वो राइट साइड होगा कि लेफ्ट साइड होगा, ये भी अपने को बताना है, ठीक है। चलिए तो आप लोग खुद वीडियो को पास करके ट्राई करें। देखिए आप लोगों ने चलो तो आप लोगों ने सोल्व किया होगा, ठीक है बेटा। तो देखो अभी अपन जो ऊपर फार्मूला बनाया था कि आदमी के बोर्ड के ऊपर चलने से बोर्ड का जो डिस्प्लेसमेंट है, तो अपन क्या करते हैं पहले ए के कारण बोर्ड का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं कि सपोज पहले ए चला तो ए के कारण कितना होगा, मतलब जब ए के कारण चलाएंगे बोर्ड को तो उस समय बी को स्टेशनरी मानेंगे, फिर दूसरी बार बी के कारण निकालेंगे तो फिर उस समय ए को स्टेशनरी मानेंगे। तो एक बार ए के चलने से बोर्ड का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, फिर दूसरी बार बी के चलने से बोर्ड का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं और फिर दोनों का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइनल डिस्प्लेसमेंट अपन निकालेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे ए चला तो ए चलेगा, ए किधर चलेगा इधर, यहाँ पर जो मेन ए है वो किधर मूव हुआ बी की तरफ, तो उसके कारण बोर्ड का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा उसके अपोजिट, यानी ए चल रहा है राइट साइड तो बी किधर चलेगा, मतलब बोर्ड का डिस्प्लेसमेंट ए के कारण किधर होगा लेफ्ट साइड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोर्ड ड्यू टू ए, तो देखो ए के कारण निकाले, ठीक, तो ड्यू टू ए के कारण निकाले तो अपना फार्मूला क्या है, वही मास ऑफ मेन है ना, बी ऊपर बनाया था, तो मास ऑफ मेन या जो चल रहा है उसका मास इनटू उसका डिस्प्लेसमेंट, तो वो ए से बी के प्लेस पर आया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 4 मीटर, क्लियर है, अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास ऑफ सिस्टम, अगर टोटल मास ऑफ बोथ सिस्टम लेना है तो टोटल मास किसका लेंगे, ए का प्लस बी का प्लस बोर्ड का, यानी 40 प्लस 60 प्लस 100, तो कितना हो जाएगा 200, यानी ये आया 160 अपॉन 200 मीटर। और देखो ए चल रहा है राइट साइड तो उसके कारण बोर्ड का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा लेफ्ट साइड, ठीक है, यानी ये किधर होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, क्लियर है। इसी तरह सब निकाले, किसके कारण निकालते हैं ड्यू टू बी, यानी बी के कारण निकालते हैं। तो अब बी चल रहा है तो ऊपर किसका मास लेंगे, बी का मास इनटू बी का डिस्प्लेसमेंट। अब बी ए के प्लस पर आ गया, बी ए के प्लस पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना हुआ ये 4 मीटर अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम 200, यानी ये आया 240 अपॉन 200 मीटर। और देखो बी चल रहा है किधर लेफ्ट साइड, तो इसके कारण बोर्ड का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा राइट साइड, यानी किधर होगा टुवर्ड्स राइट साइड, ठीक है। अब देखो यहां से बोर्ड का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड हो रहा है 160 अपॉन 200 और राइट साइड हो रहा है 240 अपॉन 200, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है दोनों के कारण, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोर्ड जो है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोर्ड कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे, 240 अपॉन 200 माइनस 160 अपॉन 200, यानी ये कितना आ जाएगा 40, यानी 80 अपॉन 200, क्लियर बेटा, ठीक है, यानी ये जो भी आंसर आया। अब ये 8/200 है, इसको अपन लिख सकते हैं 2/5 मीटर, और नेट डिस्प्लेसमेंट किसकी तरफ होगा बोर्ड का, क्योंकि देखो राइट साइड डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, राइट साइड लेफ्ट साइड से ज्यादा है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा टुवर्ड्स राइट साइड, ठीक, टुवर्ड्स राइट साइड, ठीक। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोर्ड जो होगा किधर होगा टुवर्ड्स राइट साइड, क्लियर है। तो ये जो बोर्ड की अपन ने फार्मूला बना रखा है उसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अपन। चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन मोमेंटम कंजर्वेशन के 6 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर एक इंक्लाइन ब्लॉक है, एक इंक्लाइन ब्लॉक किसी स्मूथ ग्राउंड पर रखा हुआ है जिसका मास कैपिटल है, और इसके टॉप पर एक स्मॉलर ब्लॉक जिसका मास स्मॉल है उसको वहां से ऊपर से रिलीज करते हैं, और सारी सरफेस स्मूथ है, ग्राउंड भी स्मूथ है, इंक्लाइन प्लेन जो उसकी सरफेस भी जो है वो भी स्मूथ है। अब हमें कोई क्वेश्चन बनाना है कि व्हेन स्मॉलर ब्लॉक स्लाइड्स ऑन द इंक्लाइंड ब्लॉक एंड रीचेस एट द बॉटम, मतलब जब स्मॉलर ब्लॉक इसके टॉप से या बॉटम तक फिसल कर आता है तब इतने टाइम में इस इंक्लाइंड ब्लॉक का ग्राउंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब जब स्मॉलर ब्लॉक ऊपर से फिसल कर नीचे आएगा तो अपने को इंक्लाइंड ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना ऑन द ग्राउंड, ठीक है। चलिए तो आप लोग ट्राई करें।
ये जैसे आदमी बोट के ऊपर चलता है और बोट का डिस्प्लेसमेंट निकाला था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। तो आप पहले खुद ट्राई करें। चलिए आपने ट्राई किया होगा तो सॉल्यूशन चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर अपनों ने जो बोट वाला फार्मूला बनाया था वो डायरेक्ट इसके लिए लग जाएगा, बस इसमें केवल अपने को डायरेक्शन का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर स्मॉलर ब्लॉक है वो डिस्प्लेस हो रहा है इधर, मतलब इंक्लाइंड प्लेन पर, मतलब थीटा एंगल पर डिस्प्लेस हो रहा है इधर, मतलब वो इस डायरेक्शन में, स्मॉलर ब्लॉक का इस डायरेक्शन में यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एल। लेकिन देखिए जब इंक्लाइंड ब्लॉक पर स्मॉलर ब्लॉक इधर डिस्प्लेस होगा तो ये जो इंक्लाइंड ब्लॉक है वो पीछे की तरफ जाएगा, जैसे आदमी बोर्ड पर चलता है तो बोर्ड पीछे जाती है, ऐसे ये पीछे जाएगा। और सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट अपने को निकालना है एक्स डेस। लेकिन अब देखो इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है, इंक्लाइंड ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो रहा है तो स्मॉलर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेंगे। ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, इसका इंक्लाइंड सरफेस पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एल तो उसका इधर कंपोनेंट करेंगे तो ये हो जाएगा एल cos थीटा। मतलब यहाँ पर दोनों की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है तो इंक्लाइंड प्लेन पर जो स्मॉलर ब्लॉक है उसका डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेंगे। चलिए अब इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स डैश निकालते तो फार्मूला को बना ही रखा है, वही मास ऑफ मेन है ना, तो यहाँ पर मास ऑफ मेन, तो मास ऑफ मेन की बजाय किसका ले लेंगे, मास ऑफ स्मॉलर ब्लॉक, ठीक है, मास ऑफ स्मॉलर ब्लॉक मतलब जो चल रहा है उसका मास, जैसे वो आदमी चलता है स्मॉलर ब्लॉक चल रहा है इनटू इट्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वही बोर्ड के ऊपर डिस्प्लेसमेंट वैसे इसका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल मास, ठीक, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल वही बोर्ड वाला। तो मैं यहाँ पर स्मॉलर ब्लॉक का मास स्मॉल है और उसका डिस्प्लेसमेंट अपन कितना लेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना निकाला अपने L cos थीटा अपॉन टोटल मास कितना हो गया स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो बोर्ड वाला ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ठीक, क्लियर क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन अभी जो अपन कर रहे हैं मोमेंटम कंजर्वेशन वाले वो बोर्ड वाला जो फार्मूला बना रखे उसके ऊपर। चलो इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन पर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दें कि जितने भी एक्सप्लोजन, कोलिजन्स या कोई भी फिनोमेना अपने आप होता है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स के, कोई भी फिनोमेना अपने आप होता है, मतलब कोई भी फिनोमेना जिसमें कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, केवल इंटरनल फोर्स लग रहा है, तो वहां मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। तो जैसे अगला क्वेश्चन है कि a bomb of mass 4 किलोग्राम is in rest, suddenly it explodes in 3 parts of mass 1 kilogram and 2 kilogram, and if 2 parts of equal mass moves perpendicular to each other after explosion, two parts of same mass moves perpendicular to each other with the same speed v, then find speed of third part, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लोजन के बाद 2 पार्ट की स्पीड दी है और थर्ड पार्ट की स्पीड अपने को निकालना है, ठीक। चलिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जितने भी एक्सप्लोजन वाले यानी जो भी कोई फिनोमेना अपने आप होता है तो उन्हें टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो ये बम के एक्सप्लोजन वाले क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप यदि फूट रहा है और इसमें से किन्हीं की 2 पार्ट की, जैसे वो 3 पार्ट में फूट रहा है 2 पार्ट में फूट रहा है और किसी अननोन पार्ट की स्पीड निकालना है, बाकी 2 की स्पीड दी है, 1 की स्पीड दी और किसी अननोन की स्पीड निकालना है, तो इस क्वेश्चन की शुरुआत, इस टाइप के क्वेश्चंस की शुरुआत हमेशा कैसे करेंगे, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, नेट मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू नेट मोमेंटम आफ्टर, मतलब जो भी फिनोमेना हो रहा है उससे पहले का नेट मोमेंटम और फिनोमेना के बाद का नेट मोमेंटम इक्वल करें। तो बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन टोटल मोमेंटम इक्वल करेंगे। तो देखो बिफोर एक्सप्लोजन पूरा ऑब्जेक्ट एक ही था और आफ्टर एक्सप्लोजन वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इसको 3 पार्ट्स तक अपन लिखेंगे, तो टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। चलिए समझ गए। अब टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन, तो पहले तो बम रेस्ट में था तो टोटल मोमेंटम पहले 0, ठीक है। तो इस टाइप के एक्सप्लोजन वाले क्वेश्चंस, ये बम फूटने वाले सारे क्वेश्चन जो है उनकी स्टार्टिंग ऐसे करेंगे। अब अपने को थर्ड पार्ट की स्पीड निकालना है, तो जिसकी स्पीड निकालना है, जिसकी वैल्यू निकालना उसको लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ठीक है। तो p3 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर। अब ये माइनस साइड ये दिखा रहा है कि यहाँ दो पार्ट जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव हो रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है ये 2 पार्ट इनकी स्पीड सेम है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव हो रहे हैं, मतलब एक इधर एक इधर,
तो ये माइनस साइन ये दिखा रहा है कि थर्ड पार्ट इन दोनों के वेक्टर रिजल्टेंट के अपोजिट जाएगा। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनका वेक्टर रिजल्टेंट, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, बीच में। मतलब इन दोनों का P1 और P2 का वेक्टर रिजल्टेंट यानी P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर इधर होगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट कहाँ जाएगा, ये माइनस साइन दिखा रहा है कि थर्ड पार्ट इसके अपोजिट इधर मूव होगा। तो कभी आपसे डायरेक्शन पूछे तो आप देखो P1 और P2 मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट जाएगा वो दोनों से इक्वल एंगल 45 डिग्री पर जाएगा। तो थर्ड पार्ट किधर एक्सप्लोड होगा, इन दोनों के रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव होगा। तो थर्ड पार्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछे तो देखो ये 45 तो ये एंगल हो जाएगा 135 डिग्री, यानी P1 से 135 पर या P2 से भी 135 डिग्री पर। तो थर्ड पार्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन फ्रॉम P1 और P2 कितनी होगी, 135 डिग्री। ओके, चलिए अब अपन इसका मैग्नीट्यूड निकालें। मैग्नीट्यूड की बात करें अपन, थर्ड पार्ट की स्पीड की बात करें तो ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे। तो देखो दोनों साइड मैग्नीट्यूड इक्वल करेंगे, तो P3 का मैग्नीट्यूड तो P3, लेकिन यहाँ पर ये बीच में प्लस आ रहा है तो वेक्टर एडिशन का फार्मूला लगाएंगे। तो P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, दो वेक्टर के एडिशन का जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है वो लगाएंगे, यानी अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 90, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव हो रहे हैं। मतलब अपने को जिसकी वैल्यू निकालना उसको लेफ्ट हैंड साइड ले लें और राइट हैंड साइड जिनका भी वेक्टर रिजल्टेंट निकालेंगे उनके बीच का एंगल क्वेश्चन में जरूर दिया रहेगा। तो यहाँ P1 P2 के बीच का एंगल नहीं दिया है, चलो ये टर्म 0 हो जाएगी। अब मैं बोथ साइड वैल्यू पुट कर रहा हूँ। मोमेंटम होता है मास इनटू स्पीड, है ना, मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। ऐसे ही इधर क्या हो जाएगा, m1 v1 का होल स्क्वायर प्लस m2 v2 का होल स्क्वायर, और ये आगे तो 0 हो गया। अब इसको आगे सोल्व करें तो थर्ड पार्ट का मास दे रखा है 2 kg, उसकी स्पीड निकालना है। फर्स्ट और सेकंड दोनों का मास 1 1 है, स्पीड सेम है, दोनों का मास 1 1 है, स्पीड दोनों की सेम है। ठीक है, चलिए इसको आप सोल्व करेंगे तो हो जाएगा v√2, फिर इसको इधर लाएंगे तो v3 हो जाएगा रूट, देखो ये हो गया v√2 और ये 2 नीचे आएगा v√2/2, या इसको अपन लिख सकते हैं v/√2। तो थर्ड पार्ट की स्पीड आएगी v/√2 और उसकी डायरेक्शन पीछे तो डायग्राम में दिख रही है। तो जितने भी एक्सप्लोजन वाले क्वेश्चंस हैं उनको हमेशा इसी तरह से स्टार्टिंग करेंगे, यानी नेट मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू नेट मोमेंटम आफ्टर। एक्सप्लोजन के बाद यदि वो 2 पार्ट्स में फूट रहा है तो P1 प्लस P2 लेंगे, थर्ड पार्ट में फूट रहा है तो P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3, मतलब जितने पार्ट में फूट रहा होता है वेक्टर एडिशन करते हैं। फिर जिसकी वैल्यू निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले लें और फिर राइट हैंड साइड जिनका वेक्टर रिजल्टेंट निकालना रहेगा उनके बीच का एंगल आपको दिया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर बेटा? ठीक, तो इसी तरह से एक्सप्लोजन वाले क्वेश्चन अपन और देखते हैं। चलिए इसी तरह से एक्सप्लोजन का अगला क्वेश्चन है, अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। एक ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। सडनली इट एक्सप्लोड्स इनटू इक्वल फ्रेगमेंट्स, इनटू इक्वल पार्ट्स, and just after the explosion one part moves vertically upward with the speed 4 meter per second, then velocity of velocity of second part will be, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में फूट रहा है और फूटने के बाद एक पार्ट की स्पीड दी है, दूसरे पार्ट की स्पीड निकालना है, और कभी आपसे सेकंड पार्ट की स्पीड के साथ उसकी डायरेक्शन पूछे तो भी अपन देखेंगे। चलो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने भी बताया कि जितने भी एक्सप्लोजन वाले क्वेश्चंस है उनकी स्टार्टिंग हमेशा p net वेक्टर इज इक्वल टू p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर इससे करेंगे। अब यहाँ दो पार्ट में फूट रहा है तो p1 प्लस p2 तक ही लिखेंगे। अब जिसकी वैल्यू निकालना उसको पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो सेकंड पार्ट की स्पीड निकालना तो उसको इधर ले लें, तो p2 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा p net वेक्टर माइनस p1 वेक्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि पूरा ऑब्जेक्ट जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा था, यानी बिफोर एक्सप्लोजन नेट मोमेंटम इधर था और आफ्टर एक्सप्लोजन फर्स्ट पार्ट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए सेकंड पार्ट जो है वो किधर होगा, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, नेट मोमेंटम इधर है, एक ऊपर है, तो इसका मतलब सेकंड इधर होगा, तभी तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट बीच में जाएगा। देखो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट उनके बीच में कब जाता है, जब वो किसी एंगल पर हो। तो फर्स्ट की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड दी है 90 डिग्री पर,
तो अपने को समझ में आ रहा है कि सेकंड इधर जाएगा तभी तो दोनों के बीच का रिजल्टेंट बीच में होगा, तभी नेट मोमेंटम बीच में होगा। तो इसका मतलब सेकंड पार्ट इधर जाएगा और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जितने एंगल पड़ जाएगा उसकी वैल्यू अपन थीटा निकाल सकते हैं। चलो तो अपन कैलकुलेशन करने बाद निकालेंगे। ठीक, अब अपने को सेकंड पार्ट की स्पीड निकालना है, तो दोनों साइड में मैग्नीट्यूड इक्वल करें जैसे ऊपर किया था। तो P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड P2, अब बीच में यह माइनस आ रहा है तो वेक्टर एडिशन की बजाय वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फार्मूला लगेगा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट लगेगा, बीच में माइनस आ रहा है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट क्या होता है, √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर P नेट और P1 जिनका अपन रिजल्टेंट निकाल रहे हैं उनके बीच का एंगल दे रखा है 90 डिग्री। जिनका रिजल्टेंट अपने को राइट हैंड साइड निकालना पड़ेगा, चाहे वेक्टर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, उनका एंगल क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो फिर से cos 90 तो 0, ठीक है। तो ये हो गया P नेट का स्क्वायर प्लस P1 का स्क्वायर। चलो बोथ साइड वैल्यू पुट करें, तो यहाँ पर इक्वल फ्रैगमेंट्स में टूट रहा है, तो टोटल मास यदि m है तो दोनों पार्ट का मास क्या लेंगे, m/2 m/2। तो ये हो गया m/2 और इसकी स्पीड अपने को निकालना है, ठीक है। और इसका टोटल मास है, ठीक। इसकी टोटल स्पीड कितनी दी है, देखो इसकी स्पीड आपको दे रखी है कितनी, बिफोर टोटल मोमेंटम की 10, ठीक। और P1 यानी m/2 और उसकी स्पीड दे रखी है 4, ठीक है, क्लियर है। तो इसको आप सॉल्व करके तो m से m कैंसिल, ये हो जाएगा v2/2 और ये 10 का स्क्वायर 100 और ये बचेगा 2 इसका स्क्वायर 4 यानी हो जाएगा √104। तो सेकंड पार्ट की स्पीड आ जाएगी 2 × √104, ठीक है। और कभी उसकी डायरेक्शन पूछे तो यहाँ से उसकी डायरेक्शन पर बता सकते हैं। सेकंड पार्ट की डायरेक्शन आफ्टर एक्सप्लोजन पूछे कि किस एंगल थीटा पर हो जाएगा, आफ्टर किस एंगल थीटा पर वो मूव होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से किस एंगल थीटा पर मूव होगा, तो उसको अपने को निकालना हो। तो देखो अपन यहाँ tan थीटा लगा दे, tan थीटा यानी कि परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वाले इस डायरेक्शन में कौन है, P1 अपॉन बेस P नेट, ठीक है। तो P1 तो अपन जानते हैं m/2 इंटू उसकी स्पीड दे रखी 4 और ये P नेट टोटल मास इंटू उसकी स्पीड दे रखी 10, तो m से m कैंसिल, ये हो जाएगा 2/10, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 2/10, मतलब उसका सेकंड पार्ट का एंगल पूछे तो वो भी आ गया, क्लियर है, ठीक। तो ये एक्सप्लोजन वाले सारे क्वेश्चन इस तरह से करेंगे, ठीक। चलिए तो मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर अपन एक लास्ट में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, जो भी नीट एग्जाम्स में आया हुआ है। क्वेश्चन है अ मैन ऑफ मास 50 किलोग्राम इज इन इक्विलिब्रियम इन एयर इन ग्रेविटी फ्री स्पेस at height 10 meter from the ground. Now he throws a ball of mass 1 kilogram vertically downward, then find height of man from the ground when ball reaches at the ground. मतलब एक आदमी जो है ऐसे ग्रेविटी फ्री स्पेस में हवा में ऊपर लटका हुआ है, मतलब ग्रेविटी नहीं है वहां पर, इसलिए वो नीचे गिर नहीं रहा है, ऐसे हवा में लटका हुआ है। अब वो अपने हाथ से 1 किलोग्राम की एक बॉल को वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे फेंकता है। अब वो नीचे किस स्पीड से फेंकता है उससे कोई मतलब नहीं। जैसे एक बार नीट में क्वेश्चन आया था तो उसमें बोला था कि वो इतनी स्पीड से फलाना स्पीड से उसको फेंक रहा है, बट यहाँ पर स्पीड का कोई मतलब नहीं है। अब वो किसी भी स्पीड से बॉल को नीचे फेंके तो अब अपने को निकालना है कि जब बॉल ग्राउंड पर पहुंचेगी इतने टाइम में आदमी की ग्राउंड से हाइट कितनी हो जाएगी। तो देखो इसको भी अपन मोमेंटम कंजर्वेशन से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। आदमी ने अपने हाथ से एक बॉल फेंकी तो उसको ऊपर की तरफ धक्का लगेगा। जैसे कोई आदमी बोट के ऊपर चलता है तो बोट को पीछे धक्का लगता है, तो बिल्कुल सेम वैसा वैसे इक्वेशन है। या जैसे कोई आदमी किसी बुलेट को फायर करता है किसी गन से, यानी किसी गन से बंदूक से अपन एक गोली छोड़े तो गोली आगे जाएगी तो बंदूक पीछे जाएगी। ऐसे आदमी ऊपर से एक बॉल नीचे फेंकेगा तो आदमी ऊपर उठेगा, मतलब आदमी को ऊपर की तरफ धक्का लगेगा। तो देखो बॉल चल रही है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और आदमी भी चल रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मतलब दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है। तो यहाँ पर इसको अपन सेम डायरेक्ट वो जो बुलेट और गन वाला केस है उससे कर सकते हैं, है ना। मतलब यहाँ पर देखो सेम वही नेट मोमेंटम बिफोर तो 0 है क्योंकि पहले दोनों रेस्ट में थे, ठीक है। अब इसको इधर लाएंगे तो P2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, -P1 वेक्टर। फिर से वही दोनों साइड मैग्नीट्यूड इक्वल कर दें अपन, क्लियर है, केवल मैग्नीट्यूड इक्वल करें, ठीक।
तो ये क्या हो जाएगा, मास मोमेंटम, दोनों साइड मोमेंटम इक्वल कर दें, और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब इसको देखो वेलोसिटी के बजाय डिस्प्लेसमेंट के केस में देखो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो दोनों साइड वेलोसिटी की जगह डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लें तो टाइम तो बढ़ जाएगा, तो इसको अपन वेलोसिटी के बजाय डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। यदि वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटी निकालो, डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट निकालो, दोनों साइड वेलोसिटी के बजाय डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में लिख सकते हैं। अब यहां पर अपन आदमी का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है, बॉल का डिस्प्लेसमेंट दिया है और आदमी का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, ठीक। यानी जैसे किसी गन से बुलेट फायर करते हैं बिल्कुल वैसे कैसे, है ना, बिल्कुल सेम ऐसे वैसी कैसे। तो जैसे गोली आगे जाएगी बंदूक पीछे जाएगी, तो ऐसे यहाँ पर बॉल नीचे आएगी तो आदमी ऊपर उठेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट कैसे। अब देखो ये ऊपर किसका लेंगे, बॉल का मास इनटू बॉल का डिस्प्लेसमेंट, तो बॉल का मास है 1 और बॉल का डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर, मतलब वो 10 मीटर हाइट से बॉल जब ग्राउंड तक आएगी तब मेन की डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ठीक। अपन ये मास किसका लेंगे, मेन का, यानी वो दिया 50, क्लियर, तो ये आएगा 1/5 यानी 0.2 मीटर, मतलब आदमी जहां था वहां से ऊपर की ओर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0.2 मीटर, मतलब जब बॉल 10 मीटर नीचे आएगी इतने टाइम में आदमी का वर्टिकल या अपवर्ड कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 0.2 मीटर, मतलब 0.2 मीटर हाइट पर वो ऊपर चला जाएगा, ठीक। लेकिन उसकी हाइट पूछिए कहां से, ग्राउंड से, तो हाइट ऑफ मैन, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड, तो ग्राउंड से उसकी हाइट पूछी क्वेश्चन में, ठीक। तो देखो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर पहले था, 0.2 मीटर और ऊपर चला गया, तो उसकी टोटल हाइट हो गई 10.2 मीटर, ठीक, ओके। चलिए, तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन के सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने समझा दिए। अब देखिए नीट या जेईई मेंस में मोमेंटम कंजर्वेशन पर इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे सेम क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास में भी बनते हैं। तो मैंने जो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया आप इनको अच्छे से कर लें, इनमें से एक क्वेश्चन हर साल नीट या जेईई मेंस में आता है, क्लियर बेटा, ठीक है। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनमें से एक जरूर आएगा, आप इनको अच्छे से फिर से वीडियो को फिर से आप अच्छे से वॉच कर लें, इस टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक, ओके।